सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। पाकिस्तान में कोरोना का तूफ़ान तेज़ी से जारी है। अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 97 पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं कोरोना से। मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर के अंदर हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। दुनिया की स्पीड से पाकिस्तान की स्पीड तेज़ है। यहाँ सूरत हाल ये है कि जो मजमूई तौर पर पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं वो 1935 हैं। 1935 पाकिस्तानी शहीद हो गए। गुज़िश्ता चंद रोज़ से बहुत तेज़ी से कोरोना पूरे मुल्क के अंदर फैल रहा है। ये जो रफ्तार है, ये रफ्तार इतनी तेज़ है कि शायद इसकी असेसमेंट नहीं की गई थी। कहा तो जा रहा था कि कोरोना जो है वो पाकिस्तान में एहतियात नहीं हो रही। लोग उस तरह से ईद से पहले रमज़ान में एहतियात नहीं कर रहे थे, ईद के बाद भी एहतियात नहीं हो रही थी, ईद मिलन पार्टीज़ हो रही थी, सारा स्नैरियो उस तरफ चला गया, बाज़ार खुलते रहे। और आज भी स्नैरियो ये है कि कोई मास्क कंपलसरी हुकूमत ने तो कर दिया लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे, ना ही ग्लव्स पहन रहे हैं। सूरत हाल ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रही है। सारी सूरत हाल के अंदर जहाँ अमवात हो रही हैं वहाँ पे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहा है। हुकूमत परेशान है, कारोबार ज़िंदगी भी साथ साथ चलाना है, उसकी वजह कि मुसलसल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। किस तरह से सिस्टम आगे बढ़ेगा, बहुत सारे इशूज़ अब सामने आ रहे हैं जो कोरोना के साथ ही रहेंगे। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है बजट का। ये बजट, फेडरल बजट जो आएगा उसके अंदर क्या हो, इकॉनमी किस तरह से मजबूत की जाए। IMF अपनी शराइत लेकर पाकिस्तान के अंदर फिर ऊपर आ रहा है। वो कहता है कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होना चाहिए। IMF की शराइत मानी है, 20 से ज़्यादा मुल्कों ने मान ली है, शराइत मान ली है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वही उसी तरह के मामलात हों। तकरीबन $6 अरब IMF ने पाकिस्तान को देने हैं। सूरत हाल ये है कि मजमूई कर्ज जो पाकिस्तान के ऊपर हैं वो 42,820 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान पर जो कर्ज है जो तकरीबन पाकिस्तान की GDP का 98.2% है, 98% है। और ये जाके ऑलमोस्ट कनेक्ट हो जाएगा चंद ही अरसे के अंदर। जब 42,820 अरब रुपए पाकिस्तान पर कर्ज है, GDP का तकरीबन बराबर है, तो 100% के करीब ही आ जाएगा। अब इस वक्त सिनेरियो ये है कि जो बजट आएगा इस कोरोना वाले पेंडेमिक के अंदर, कोविड-19 के अंदर, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, इंपोर्ट पाकिस्तान की, रोज़गार के मौके, सनतकार परेशान, आम कारोबारी परेशान, आम पाकिस्तानी परेशान। बजट होगा क्या? ये जो नफ्सियाती तौर पर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त दबाव के अंदर है, हुकूमत कैसे रिलीफ देगी? IMF ऊपर से एक डंडा लेके चल रहा है, उस डंडे से पाकिस्तानी हुकूमत कैसे दूर करके अपने सनतकारों को, बिजनेसमैन को स्पेस देगी? सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि इसके ऊपर अब खड़ी होगी पाकिस्तान की इकॉनमी। यही आज का हमारा मौजू है। मैं अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे बिजनेस टाइकून फैसलाबाद से मेरे साथ मौजूद है सलामत अली साहब और कामरान चंदाना साहब। गुफ्तगू का आगाज़ इनसे कर लेते हैं। कामरान चंदाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम सारी दुनिया फंसी हुई है कोविड-19 के अंदर, टेंशन है, परेशानी है, बिजनेस कम्युनिटी को काम करना बहुत मुश्किल है, लिक्विडिटी का इशू है, टैक्स लगाने हटाने के ऊपर बात चल रही है, किसको कम किया जाए, किसको ज़्यादा किया जाए, इंडस्ट्री को थोड़ा स्पेस दिया जाए। आप क्या कहते हैं? हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पॉजिटिव की हैं ये रिसेंट टाइम के अंदर, लोन्स वाले मामले के अंदर, कुछ टैक्सेस के हवाले से, लेकिन आप क्या देखते हैं? ये बजट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल बजट होगा। सारी दुनिया के अंदर मुश्किलात हैं। आप क्या तजावीज़ देंगे? हुकूमत को क्या करना चाहिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? फैसल भाई, सबसे पहले बात यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो ये है कि लोकल जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी जगह हैं। जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इंपोर्ट्स कंट्रीज हैं वो ऑलमोस्ट लॉकडाउन में है। अगर लॉकडाउन से जो निकल भी रहे तो वो अपने अपने जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसकी तरफ हैं। अभी तो कोई कपड़े की तरफ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ तो आ ही नहीं रहा जी। और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस चीज को, अमेरिका $2.5 ट्रिलियन जो है अपने लोगों को बांट रहा है बिजनेस कम्युनिटी में और इंसेंटिव अलग दे रहा है, रिवाइवल की तरफ अलग जा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या है 1125 जो SRO हमारे ऊपर पहले जीरो रेटेड इंपोर्ट मटेरियल था उसमें 17% इन्होंने
जो है वो सेल टैक्स लगा दिया पिछले 1 साल में। हाँ। और वही रिटर्न किया कि आप अपने लोगों को ये वापस कर बांट दें। अब सूरत जो है वो गंभीर होती चली जा रही है, लिक्विडिटी क्रंच है, लोगों को गवर्नमेंट ने ये दिया है कि जो स्टेट बैंक जो है लोन दे रहा है कि आप अपने लोगों को जो है सैलरी दें, इससे लाजमी चीज है 2 साल के बाद जो है वो रिटर्न बैक करना है। ये और ये भी लोन है। अब आप मुझे बताएं, इंडस्ट्री मुसलसल प्रेशर में आ ही रही है, न वो प्रेशर से निकल रही है, लिक्विडिटी क्रंच है। दूसरी तरफ जो लोन दिया है कि जी आप सैलरी पर्सन को ना निकालें, उनको आप सैलरी देते रहें। अब इस सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव ना मिला है ना नजर आ रहा है। जो भी इंसेंटिव है ऑन पेपर है, नथिंग एल्स, ग्राउंड पर नहीं है। सलामत साहब, ये जो सूरत बता रहे हैं चंदाना साहब, अब ये तो तय है कि जो पिछले 3-4 महीने के साथ में मईशत के साथ हुआ है, एक्सपोर्टर के साथ हुआ है, काम करने वालों के साथ हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है, पाकिस्तानियों के साथ भी हुआ है। पाकिस्तानी मईशत वैसे ही दबाव में थी। इस सारे सिनेरियो के अंदर जहां पे एडवांटेज ले रहा है बांग्लादेश, जहां एडवांटेज ले रहा है इंडिया, जहां और ममालिक एडवांटेज ले रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को क्या एडवांटेज देना चाहिए अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, अपने एक्सपोर्टर को? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम। सबसे पहले तो एक्सपोर्टर का जो इस वक्त बजट में प्रॉब्लम है वो है कि ज़ीरो रेटेड कर दिया जाए ताकि ना टैक्स लिया जाए ना उसको रिफ़ंड किया जाए। इस वक्त एक्सपोर्टर की 50% रकम जो है ना गवर्नमेंट के पास फंसी हुई है और डे बाय डे एक्सपोर्टर जो है ना फिनंशियल क्रंच में आता जा रहा है। अगर ये पोजीशन ऐसे ही रही तो एक्सपोर्ट कहाँ बढ़नी है, पहले ही एक्सपोर्ट कम हो रही है। 50% एक्सपोर्ट कोरोना की वजह से कम हो चुकी है। अगर ये हालात रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और जो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव एक्चुअल टेक्सटाइल के लिए कोई पैकेज गवर्नमेंट ने दिया नहीं। ये जितनी पेमेंट की हैं या तो सेल टैक्स की हैं या DLT की हैं, ये सारी एक्सपोर्टर की पेमेंट थी जो फंसी हुई थी, वही पेमेंट इन्होंने दी है। अभी तक इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो सके। और जो स्टेट बैंक ने पैकेज दिया है वो पैकेज इस किस्म का है कि आप लेंगे तो 2 साल बाद देंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देंगे आप और असल रकम भी देंगे और आप अपने वर्कर को भी नहीं निकालेंगे। सैलरी अगर लोन लेते हैं और उसकी समझे कि हम लेकर 3 महीने वर्कर को सैलरी दे देते हैं तो लोन तो प्रिंसिपल उसके ऊपर खड़ा हो गया कंपनी के ऊपर, और वो 2 साल बाद भी कैसे देगी? ये कोई पैकेज तो नहीं है, ये तो उल्टा फंदा है जो एक्सपोर्टर के और इंडस्ट्रियलिस्ट के गल में डाला जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी से लोन लेकर आज वर्कर को पेमेंट कर दी जाए और उसका इंटरेस्ट भी दिया जाए और 2 साल बाद वो रकम भी वापस की जाए। अच्छा, ये एक बड़ा, ये कोई इंसेंटिव नहीं है, हुकूमत ये फैसला नहीं, इस्लामा साहब, अगर हुकूमत ये फैसला ना करती, हुकूमत अगर ये लोन वाली एक आसानी पैदा ना करती, सॉफ्ट लोन, कम सूद के ऊपर ये लोन है, अगर ना देती तो भी एक क्राइसिस था, वर्कर को पैसे ना मिलते, आपके एक्सपोर्टर का पैसा वैसे ही फंसा हुआ है, तो एक हल्की सी रिलीफ तो है। जाहिर है कि पैसे तो वापस देने पड़ेंगे और इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे, परेशानी आपकी अपनी जगह पे बजाय। लेकिन अगर हम इस वक्त तय करें कि हुकूमत पाकिस्तान को इस बजट में कुछ तजावीज़ दी जाएं, तो आपके नज़दीक कौन सी तजावीज़ है? एक तो आपने कहा कि 0% किया जाए ताकि वो जो लिक्विडिटी वाला मसला है वो हल हो जाए, इसके अलावा आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? इसके अलावा SRO 1125 है, उसको उसकी एज एट इज़ जैसे पहले चल रहा था उसको बहाल किया जाए ताकि जो सेल टैक्स है उसके ऊपर ना लिया जाए। तीसरा ये है कि सोशल सिक्योरिटी और ओल्ड एज की जो पेमेंट है 1 साल के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ना ले ताकि एक्सपोर्टर को कोई रिलीफ मिल जाए। तीसरा ये है कि जो भी मार्कअप लिया जा रहा है उसको 1 साल के लिए डेफर किया जाए ताकि इंडस्ट्री जो है ना अपने पाँव पे खड़ी हो सके। अगर ये 2-3 तजावीज़ मान ली जाएँ तो इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी, वरना एक्सपोर्टर के लिए या इंडस्ट्री के लिए जो एक्सपोर्ट कर रही है पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी सूरत वो सर्वाइव कर सके। अच्छा चंदना साहब, ये जो तजावीज़ सलामत साहब ने दी हैं, आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल हैं? ये प्रैक्टिकल हैं, हुकूमत के लिए मुश्किलात नहीं है? असल में हुकूमत को एक और मामला भी है ना,
मामला ये है कि जब बिजनेस नहीं होगा, बाजार नहीं खुलेंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो टैक्स नहीं आएगा। इस वक्त जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है, पाकिस्तान पे जो वाजिबात हैं, कर्जे हैं, वो 42,820 अरब रुपए हैं, जो इक्वल तकरीबन पाकिस्तान का जीडीपी का है। पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह फंसी हुई है और IMF का भी बड़ा दबाव है। तो कोई ऐसा पैकेज लेना पड़ेगा जो IMF के लिए भी परेशानी का बाइस ना हो पाकिस्तान का, उसके साथ मामला चलता रहे। जाहिर है $6 अरब उसने अभी देने हैं पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, और ट्रेडर्स को, एक्सपोर्टर्स को भी पाकिस्तान रिलीफ मिले। तो ये जो तजावीज़ हैं प्रैक्टिकल नजर आ रही है जो सलामत साहब ने दी है, चंदना साहब? पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी एक्सपोर्टर को रिफंड कर रहे हैं जी, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात यह है कि एक चीज जो सलामत साहब ने कही है और मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, जो एक्सपोर्टर ने यहाँ से शिपमेंट कंसाइनमेंट भेजे हुए हैं, 9 लाख कंटेनर ऑल ओवर द वर्ल्ड के न्यूयॉर्क पोर्ट पे फंसे हुए हैं जो कस्टमर रिलीज नहीं करा रहे, और जो कंटेनर पानी में है, जो अमेरिका पहुंच गए, जो यूरोप पहुंच गए, वो रिलीज ही नहीं करा रहे। वो लिक्विडिटी अलग एक्सपोर्टर की फंसी हुई है। तो 1125 जो सलामत साहब ने कहा, वो एक्सपोर्टर के ऊपर जो एक पेमेंट 17% करके परचेस करके और फिर रिफंड का है, इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी EU पे सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको रिलीव कर दे अगले 2 साल 3 साल के लिए उसको, तो गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तीसरी बात यह है कि अगर इनकम टैक्स 1% चार्ज है, वो 5% है, वो अगर गवर्नमेंट जो है डेफर कर दे 3 साल के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये गवर्नमेंट को अपनी जेब से तो कुछ करना ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सिर्फ समझना जरूरी है, अगर वो समझे तो उसको रिलीफ दे दे, अगर ना तो उसकी सूरत ये रोज बरोज प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ जुबैर मोतीवाला साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर भी हैं, बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें समझाने में और समझने में बड़े आसानी से मामला को आगे बढ़ाते हैं। जुबैर साहब, हम ये बजट वाले मरहले के अंदर जा रहे हैं, हुकूमत के पास बड़े कम वसाइल हैं, बहुत मुश्किल के अंदर है, IMF पे सर के ऊपर बैठा हुआ है, पाकिस्तान पे कर्जे बहुत सारे हैं, इंडस्ट्री बहुत मुश्किल वक्त के अंदर है, एक्सपोर्ट रुकी हुई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी साथ साथ है। इस सारे सिनेरियो के अंदर आप क्या समझते हैं, बजट किस तरह का आना चाहिए, एक्सपोर्टर को किस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए, कैसे बिजनेस इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत बजट पेश करे, आपकी क्या तजावीज़ होंगी मोतीवाला साहब? किसी भी बजट बनाने वाले के लिए ये इंतहाई मुश्किल बजट होगा, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो हमारे हालात हैं, दुनिया भर के जो हालात हैं, सारी चीजें जो है ना वो बदल गई हैं, सब बदल गया, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, सब कुछ हमारा जो है सब कुछ चेंज हो गया। उसको उस चेंज माहौल के अंदर अरबाब इख्तियार को बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ लें कि पिछले साल जो टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था, तो कल वज़ीर आज़म ने खुद 800 अरब रुपए कहा कि कम मिलेंगे। मेरे हिसाब से कोई 1100-1200 अरब रुपए कम आएंगे पिछले साल टारगेट। तो आपकी ये पोजीशन होगी, आप बजट बनाएं, बजट क्या बनाएं? बजट बनाने के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आज हमारी तरजीहात होनी चाहिए, उनको हम डिसाइड करना पड़ेगा कि हम प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं। आज प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी हमें कहना आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाने पर, उसको कॉम्पिटेबल करने के लिए। ये 3 प्रायोरिटी के साथ अगर बजट बनाएंगे आगे बढ़ सकेंगे, वरना पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा वबाल आ जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। 2 बातें नहीं है, लिहाजा मेरा सजेशन को मैंने यही दिया। तो आज आप आने वाला वक्त है, आपकी रिड्यूस्ड जो आपकी रिकवरीज होंगी, जो आपकी नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, तो दुनिया के जो बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट है वो एक बात पर सारे एग्री हैं, वो ये है कि जी इस दफा जो है ना कम से कम 40% इम्पोर्टिंग कंट्रीज जो है ना वो इम्पोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि एक्सपोर्टिंग कंट्री हम पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, इंडिया, चाइना, ये तमाम के लिए जो है ना बड़ा कंपटीशन होने वाले। इस कंपटीशन से हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को निकालना अपनी अपनी गवर्नमेंट्स का काम होगा। और मैं आपको बता दूं सारी गवर्नमेंट्स पे काम कर रही हैं। एक गोल्डन चांस ये आया है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने की
मैं पहला सजेशन आपको देता हूँ, इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगता। देखिए, आपके ब्रांड की प्राइसेस जो है नीचे गई है, उस प्राइसेस को आपको पास ऑन करना है। जैसे आप माशाल्लाह पेट्रोल की प्राइसेस में 20 रुपए एक दफा, 7 रुपए एक दफा आपने कम कर दिए, तो आप अब जो है ना, आप गैस की प्राइसेस के अंदर इसी तरह से एडॉक हमने उसको कैलकुलेट करके ओकरा को रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। उसके अंदर तकरीबन को 40% से 42% का फर्क आता है। आप वो ओगरा बैठेगा, उसकी हियरिंग होगी, आप तौर पर एडॉक 25% इसके अंदर कमी का ऐलान आपको करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोतीवाला साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, बढ़ाते हैं। हमारे साथ अकील करीम डेडी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अकील करीम साहब, ये मुश्किल वक्त तो है पाकिस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए है। कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी गिरी हुई है। हम क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? हुकूमत को, बिजनेस कम्युनिटी को कहाँ स्पेस देना चाहिए कि वो बिजनेस कर सके, एक्सपोर्ट कर सके? बिल्कुल जो सिनेरियो है, जो पाकिस्तान पे कर्जे हैं, वो पाकिस्तान की जीडीपी के बिल्कुल बराबर आ गए हैं। 42,820 अरब रुपए का पाकिस्तान पे कर्ज है, वाजिबात है पाकिस्तान के ऊपर। इस सिनेरियो के अंदर आप क्या देखते हैं, कहां पे स्पेस हुकूमत दे सकती है कि बिजनेस कम्युनिटी काम कर सके? मेरा अपना ये ख्याल है कि जो आपने बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गवर्नमेंट काफी मेहनत कर रही है। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, बदतरीन इकोनॉमी को बेहतर कंडीशन में लेके आ गई है। और इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हुई है, और ये फर्दर लॉकडाउन तो मैं नहीं समझता हूँ कि लंबा अरसा ये चलेगा। और ये जो बीमारी है, ये इंशाअल्लाह ताला इससे भी निजात जल्द। साथ में जो बजट भी सर पे आ रहा है, और गवर्नमेंट काफी कीन है कि बिजनेस कम्युनिटी की एक्टिविटीज किसी भी सूरत में कम ना हो, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं। और वो स्टेप्स उस सूरत में लिए हैं कि हमारा इतना बड़ा डेफिसिट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूरी कोशिश की है कि हर सेक्टर के लोगों को कंपनसेट किया जाए। और हम ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के पैकेज के बाद आज जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। आज ये एक्टिविटीज हो रही है, ऑर्डर जरूर कैंसिल हुए होंगे, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को और बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें ऑर्डर्स मिले भी हैं बिजनेसमैनों को। और स्पेशली पाकिस्तान की बिजनेस की जो एक्टिविटीज बढ़ रही है ना, आप ये देखें, आपकी फूड एक्सपोर्ट में आपके पास ऑर्डर्स हैं, आपकी मीट में आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत मिल रहे हैं, फिर आपके ये जो मांस वगैरह है उसमें हमारी बिजनेसमैनों ने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लिए हैं, फिर सैनिटाइजर में बड़े ऑर्डर्स हमें मिले हैं। इसके साथ साथ हमारी आईटी की एक्सपोर्ट काफी बढ़ गई है, और जो काफी ज्यादा पहले मुतासिर हुई थी, और अब इस साल आप इसमें भी बहुत बड़ा इजाफा देखेंगे। फिर आपकी राइस की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कुछ जगहों पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आया है, और दूसरा आपका इंपोर्ट का बिल काफी नीचे आ गया है। पेट्रोल की प्राइस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा घटा दी है, जिसका इम्पैक्ट, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो आपके इन्फ्लेशन को नंबर को भी नीचे ले आएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट में भी बहुत सारी ऐसी चीजें करने जा रही है कि लोगों को रिलीफ मिले। जैसे इस वक्त खाडीज वगैरह है, इनके ऊपर टैक्स 14-15% सेल टैक्स है, गवर्नमेंट शायद उस पर कमी करने का इरादा रखती 10% तक कर देगी। फिर हाउसिंग सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट बहुत बड़ा पैकेज दे चुकी है, और उसको भी फर्दर रिलीफ देने के लिए, सीमेंट पे टैक्स कम करेगी, एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए अपने सीमेंट पे एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं, और जो इस वक्त वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ी हुई है, तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला हमारी इकोनॉमी को ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाने देंगे। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट अगर कम हुई है तो हमारी इंपोर्ट उससे 3 गुना ज्यादा कम हो गई है। तो हम शायद करंट अकाउंट में कोई बहुत बड़े लूजर नहीं होंगे। अगर हमारा रेमिटेंस भी कम हो जाता है थोड़ा बहुत 10%, मैं समझता हूँ नेट बेनिफिशियरी। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, सलामत अली साहब, कामरान चंदाना साहब। असल मामला ये है कि ये मुश्किल वक्त के अंदर हुकूमत के लिए बजट पेश करना नहायत मुश्किल है, लेकिन अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह के बिजनेस टाइकून्स कह रहे थे। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम बताएंगे PIA तैयार है, जो हादसा हुआ था उसके मुतालिक इब्तिदाई रिपोर्ट आई है, वो क्या है और मौजूदा स्टेटस क्या है सारे केस का, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
पीआईए के तैयारे को हादसा हुआ 22 मई को। तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। जो तहकीकात फ्रांस के इदारे ने की है उसके मुताबिक एयरबस के माहिरीन का कहना है कि पीआईए के तैयारा बिल्कुल फिट था, उसमें कोई ख़राबी नहीं थी, जहाज़ में कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक जो इब्तदाई रिपोर्ट है आज ही मंजर आम पर आई है। पाकिस्तान और फ्रांस की तहकीकाती टीम ने फ्रांस में डेटा फ्लाइट रिकॉर्डर और ATC रिकॉर्डर और जाए वक़ूअ पर हादसाती डेटा जो है उसका तज्ज़िया किया है और उसके मुताबिक सेफ्टी में कोई नुक्स साबित नहीं हुआ। साथ ही एयरबस ने तहकीकात में जहाज़ को मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया। ये सारी सूरत हाल ये है कि अब किस सिमत जा रहा है, आखिर गलती किसकी थी। इरशाद संजरानी जो इस मामले को मुझ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इरशाद ये बताइएगा, पीआईए के हादसे को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, ये तहकीकाती रिपोर्ट भी आ गई है, लगता यह है कि ये मामला पायलट की तरफ मूव कर रहा है कि उनकी गलती है। बहुत सीनियर पायलट पाकिस्तान एयरलाइंस के, उनकी गलती शायद इस तरह से मामला सामने आ रहा है। अब ये बताइएगा कि टोटल मजमूई तौर पर कितनी बॉडीज़ की शनाख्त हो गई हैं और वर्षा को हवाले कर दी गई हैं, और वो जो एक मुआवजे वाला मामला था वो लवाहिकीन को मुआवजा मिल गया जो हुकूमत ने ऐलान किया था? अब तक जो है 82 अफराद को कंपनसेशन अदा कर दी गई है और तकरीबन 95 अफराद की जो इसमें सवार थे उनकी जो है लाशों की और मैयतों की शनाख्त हो चुकी है। बाकी अब सिर्फ 2 मैयतें अब वो रहती हैं और तर्जमान पीआई की कहना। अच्छा, ये बताइएगा, जाए वक़ूआ पे आप खड़े हुए हैं, ये बताइए सूरत हाल क्या है वहाँ पर? और क्रैश साइट पर अब भी जो मलबा जो है जिसमें जहाज़ का विंग है और इसके अलावा जो एक इंजन पड़ा हुआ है, इसे निकालने के लिए पीआई के टेक्निकल जो टीम है, इंजीनियर्स की टीम, वो काम कर रही है। लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब भी जो यहाँ पे घर भी यहाँ पे मुतासिर है, दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर जो है मुतासिर हुई थी, वो अब भी क्रैश साइट पर पड़ी हुई हैं और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पुलिस और रेंजर्स के हुक्म यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा इरशाद, ये बताइए कि अब तक की जो तहकीकात हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं? कोई गफलत बरतने वाली जो सूरत हाल है उसकी वजाहत हो सकती है, कुछ पता चल सका है? अगर हम बात करें जो हाल ही में अब तहकीकात तो जारी है, लेकिन एक अहम तरीन जो है 2 जून को लेटर लिखा जाता है सिविल एविएशन की जानिब से पीआईए को, और वो भी मलबा डाला जाता है। पीआईए का जो तैयारा PK 8303 चलाने वाले कैप्टन सज्जाद गुल के हवाले से शिकायत भेजी है पीआईए के GM फ्लाइट सेफ्टी जो है उनको भेजी है। और 2 जून को इस खत के हवाले से काफ़ी जो है चिमगाइयाँ हो रही कि जब तहकीकात जारी है तो फिर इस वक्त सिविल एविएशन को क्यों ये पड़ी कि जब 2 जून को लेटर लिखती है पीआईए को कि आपके जो ATC के तमाम जितने भी उनकी हिदायत थी वो पीआईए के जो सज्जाद गुल थे कप्तान, उन्होंने नज़रअंदाज किए हैं। तो इसको लेकर जो पालपा के लोग हैं वो भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। दूसरा, तहकीकात करने वाली टीमें भी सिविल एविएशन के इस लेटर को लेकर जो है वो इंतहाई कहते हैं कि ये हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि जब एक तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीआईए में गवर्नेंस का और इंतजामिया का इशू यहाँ ये है कि जो आमिर आफ्ताब हैं जो कि GM फ्लाइट सेफ्टी हैं, वो अब तक वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। उन्हें जो है एक्सटेंड किया गया है, रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें ओहदे पर रखा गया है। और इस हवाले से जो है पालपा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि कम अज़ कम आमिर आफ्ताब जो कि GM फ्लाइट सेफ्टी हैं वो रिटायर हो चुके हैं, अब भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो कराची तैयारा हादसा, पंजगूर का हादसा हो और इसके अलावा हवेलियाँ हादसा जिसमें जुनैद जमशेद शहीद हुए थे, उस वक्त भी GM फ्लाइट सेफ्टी जो है आमिर आफ्ताब थे। इसके आमिर आफ्ताब अब तक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी साहब। हमारे पीआईए अब्दुल्ला खान साहब मौजूद है, लेकिन मैं उनको लाइन पर आपसे उनको लाइन पर लेने से पहले एक और सिनेरियो है। अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे मामलात हैं कि वहाँ पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस कंपनी से पीआईए ने तैयारा लिया था उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने वाले जो साहब हैं उन्होंने कहा है कि उनके वालिद फजलुर रहमान साहब और उनकी वालिदा वहीदा रहमान साहिबा वो इस तैयारे में शहीद हुए हैं। अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी नौयत क्या है? पीआईए ने इस पर ये तैयारा लीज पर लिया था। अब्दुल रहमान साहब से हम बात करेंगे, लेकिन हमारे इस वक्त नुमाइंदे वाशिंगटन से कौसर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर साहब, क्या मामला है ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ है और उससे क्या हासिल होगा? आप एक फजलुर रहमान और उनकी अहलिया वहीदा रहमान इन मुसाफिरों में जो जाँ बहक हुई, उनके बेटे आदिल रहमान जो अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने कनेक्टिकट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉ सूट दायर किया है जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके ख़िलाफ़।
जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ये कंपनी है कि जिसने ये जो एयरबस थी 320A जिसका मॉडल नंबर है उसको लीज किया PIA को, ये जानते हुए कि PIA का जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेनेंस सिस्टम है वो इंतहाई बसीदा और नाकाबिल एतबार है और पुअर है बहुत। ये लॉ सूट में ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ सूट हो गया है, तैयारा जिस कंपनी से लिया गया उससे मुतालिक चूँकि उनके वालिदैन शहीद हुए थे, साहबजादों ने मुकदमा किया है। अब्दुल्ला साहब, ये जो सिनेरियो एक सारा बनकर सामने आ रहा है, आपने वाशिंगटन से भी अपडेट ले ली, पाकिस्तान के अंदर भी कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मलबा जो है वो PIA के पायलट के ऊपर आ रहा है। तस्दीक नहीं हो रही इस बात की, लेकिन इशारे इस तरह के मिल रहे हैं। वैसे भी मिसमैनेजमेंट की चीज़ें बार बार आ रही हैं, क्या किस सिम जा रहा है मामला? देखिए, बहुत शुक्रिया। जैसा पहले भी इस टॉपिक के ऊपर बहुत दफा बात हुई और अभी भी मैं इसी को दोहराना चाहता हूँ, ये कि जब तक तहकीकात नहीं होती हमें नहीं पहुंचना चाहिए किसी पर। जिस तरह भी इरशाद सिंह साहब ने डिविजन लिखा उसके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठे और बाद में मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से बात की गई कि इसकी जरूरत क्या थी, जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक शायद वो सिर्फ उसको लॉक कर रही है, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन से पहले उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो जो कि वो कर सके। अभी तक देखें, एयरबस की भी आज एक लेटर आया है, डिफरेंट जगह से डिफरेंट चीजें आपको पता लगी हैं। ठीक है, एक तरफ बात अभी भी नजर आ रही है, लेकिन जब तक हतमी तौर के ऊपर रिपोर्ट नहीं आती आप अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते। आदिल रहमान साहब से मेरी राब्ता हुआ था और उनके जो दूसरे भाई हैं इनाम, उनके साथ राब्ता होते रहते हैं। एक गलत से गुजरे हैं, उनको वो चाहते हैं कि इस पूरे सिलसिले के अंदर वो मेरी जो बाबू साहब से बात हुई थी, एक्चुअली सेड दैट कि जी ही वांट्स कि दोबारा कोई फैमिली या कोई और बंदा उनके गम से ना गुजरे। वी टोटली अंडरस्टैंड दैट, वी एक्चुअली सपोर्ट हिम इन दैट केस कि वो जनरली कुछ करना चाहते हैं इस पूरी चीज की तरफ। मेरे अच्छा, बिल्कुल सही है। ये बताइएगा ये जो ऐलानात हुए थे, जो शहीद हुए, उनके लवाहिकीन के साथ PIA राब्ते में है? जो ऐलानात हुए वो रकम मुआवजा उनको इब्तिदाई मिल गया है, बॉडीज हवाले हो गई हैं, तदफीन हो गई हैं, अब तक क्या सूरत हाल है इसमें? देखिए जी, सबके साथ हम राब्ते में हैं और सबके साथ हमारी मुलाकात भी हो रही है और साथ हमारी बात भी हो रही है। हम जो हमारा उसने था मुआवजा, तो आप उसको कॉम्पनसेशन की बात भी नहीं कहते, वो सिर्फ होता ये था कि एक बैरियल चार्जेस को 10 लाख रुपए के जो कि हमने सबको पे करने थे। उस सिलसिले में हमने सबके साथ रब्ता किया था कि उन 82 लोगों को पे होंगे, बाकी उनकी कुछ फैमिली की पिछड़ियाँ थी जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं हुआ, या कुछ लोग चूंकि गम में थे उन्होंने कहा कि बाद में रब्ता करें। इसके फौरन बाद इंश्योरेंस का इसके ऊपर ऑलरेडी PIA की टीम काम शुरू हो गई है और वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी तमाम चीजें हमने कंप्लीट करना शुरू कर दी है। उसमें 3 से 4 महीने का लगेगा और वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो जमीन पे जिस मासूम बच्ची की नाहिदा जिसका नाम था, उसको भी वी आर ट्राइंग कि किसी तरीके से इंश्योरेंस कवरेज उसको भी मिल जाए। उसकी 1 मिलियन रुपीज की उसकी भी हमने बैरियल चार्जेस हमने उसको अदा कर दिए थे और हम दूसरी इंश्योरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मामला सानिया बहुत बड़ा है, बात बिल्कुल ठीक है, जब तक हतमी रिपोर्ट ना आ जाए उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद एक और मामला है। कोविड-19 की वजह से अमवात बहुत हो रही है, अब सारी दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। अब मामला एक और आ गया है कि बॉडी कैसे अस्पताल से मिलेगी, नहीं मिल रही है, सिफारिशें लग रही हैं, अस्पताल वाले बॉडी नहीं दे रहे हैं, फिर बॉडी अगर मिल जाती है तो फिर वो किसी और शहर ले जानी है, किसी मुल्क से पाकिस्तान लेकर आनी है, कराची में इंतकाल हो गया तो फिर ऊपर कहीं पर सरहद में कहीं पर लेकर जानी है, KP में कहीं लेकर जानी है, पंजाब में लेकर जानी है, पंजाब में इंतकाल हो गया तो किसी और शहर लेकर जानी है। तो ये मामला बढ़ रहा है और एहतियात बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल सिनेरियो नहीं है। इस सिनेरियो में करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, इस पर हम बात करेंगे मुफ्ती साहब से, मुफ्ती वली खान मुजफ्फर साहब से, इस ब्रेक के बाद। कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में एक तूफ़ान है, अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि तेज़ी से और ये फैलेगा क्योंकि एहतियात नहीं की जा रही है। पाकिस्तानी इस तरह इसको समझ रहे हैं कि जैसे कोई साजिश है ये, लेकिन हम देख रहे हैं तकरीबन 2000 के करीब पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। तेज़ी से ये मामला फैल रहा है। एक मामला तो ये है कि फैल रहा है, एहतियात नहीं करे। दूसरा मामला ये है कि अमवात हो रही हैं, अस्पताल के अंदर बॉडीज़ हैं, उनको कैसे हवाले किया जाए, ना हवाले किया जाए, सिफारिशें, दबाव, अस्पताल परेशान, सीट्स तकरीबन सारे बेड्स जो हैं वो भर चुके हैं, फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाए नहीं बनाए जाए, उसके ऊपर मामला आ रहा है। लेकिन एक
और मामला है। वो मामला ये है कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं वो हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान के सरजमीन में उनकी तदफीन हो। नॉर्मल हालात में तो शायद पॉसिबल था, अब बहुत मुश्किल है। एयरलाइंस काम नहीं कर रही हैं, PIE हर जगह पर नहीं अवेलेबल है, तो उसके ऊपर दबाव है। दूसरा मामला ये है कि एक शहर में इंतकाल होता है, वो चाहते हैं लवाहिकीन की बॉडी दूसरे शहर में ले जाके तदफीन की जाए। इसको शरई तौर पर ये जायज़ है, नहीं है, क्या कहा जाता है? हमारे साथ मुफ्ती वली खान मुजफ्फर साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? आपकी पूरी टीम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मुफ्ती साहब, ये जो अब नए फेज़ में हम दाखिल हो गए हैं, ये कोरोना फैल रहा है, एहतियात उस तरह से नहीं हो रही, अमवात में इजाफा हो रहा है, एक नई चीज़ देखी जा रही है, वो ये है कि एक जगह पे शहादत हो जाती है, इंतकाल हो जाता है कोरोना की वजह से, अब बॉडी जो है वो ले जानी है दूसरे शहर, तीसरे शहर, किसी और सूबे में, पाकिस्तान में लेकर आनी है किसी और मुल्क से। ये मुश्किल चीज़ है और लोग समझ नहीं रहे। शरीयत क्या कहती है इस मामले में? अगर किसी का इंतकाल किसी शहर में हो जाए तो उसकी मैयत आबाई शहर में जानी चाहिए, आबाई गांव में जानी चाहिए, फिर वहां पे उसकी तदफीन हो? नहीं फैसल भाई, शरीयत तो ये कहती है कि मैयत जो है ना फौत हो जाए, इसी तरीके से बच्ची है वो बालिग हो जाए, बच्चा है वो बालिग हो जाए, और इसी तरीके से किसी पर किसी का कर्ज हो। ये तीन मामलात में सही मुस्लिम जो अहादीस की बड़ी किताब है उसमें ये बात आई है कि इन चीज़ों में जल्दी की है। बिलखुसूस सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस किया गया है शरीयत में वो मैयत पर है कि मैयत जितना जल्दी हो सके उनको दफन कर दिया जाए। तो ये मसला जो आपने फरमाया ये पाकिस्तान में भी है कि एक शहर से दूसरे सूबे जो लोग मुंतकिल करते रहते हैं, उस पर पैसे भी लगते हैं, मुश्किलात में भी होते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि बाद मरतबा वो मैयत कहीं हादिसा हो गया, वो ताबूत जो है ना वो नुकसान में चला गया, या फिर कभी ये भी होता है कि अल्लाह न करे लेकिन ऐसा भी होता है कि उसमें ताफुन हो जाती है, उसमें बदबू वगैरह, या कोई बात बताओ इंसान है ना, ये तो एक मट्टी का बना हुआ है तो उसमें बिगाड़ आ जाता है। ये मेरे इल्म तो आप ये कह रहे हैं जहाँ पे इंतकाल हो, जिस शहर में इंतकाल हो, जिस मुल्क में इंतकाल हो, वहीं तदफीन कर दें, फौरन कर दें, मैयत को किसी आबाई शहर ले जाने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तकरीबन इसको एकदम हराम या ममनू तो नहीं कह सकते, लेकिन ये शरीयत में मतलूब भी नहीं है, शरीयत में महमूद भी नहीं है, शरीयत में कोई इसकी कोई अहमियत भी नहीं है, बल्कि शरीयत की तरगीब ये है, शरीयत ये चाहती है, अगर शरीयत को इसको शरीयत का हुक्म भी है कि मैयत जहाँ फौत हो जाए उसी इलाके में जो है उनको दफन कर दिया जाए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक और चीज़ है वो जो हम एहतमाम होता है नमाज जनाजा का, हम बाज़ नमाज जनाजा हम इस तरह की देख रहे हैं जिसमें 4, 6, 8 अफराद हैं और डिसिप्लिन के साथ, जिस तरह की इस वक्त कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से, लेकिन बाज़ हम जनाजे देख रहे हैं जिसमें हज़ारों लोग हैं, आ रहे हैं, एहतियात नहीं हो रही। ये एहतियात ना करने की जिम्मेदारी जो है, एक जनाजा एक साहब की शहादत हो गई है कोरोना की वजह से ही, उनके जनाजे के अंदर फिर 200, 500, 1000 लोग आके जमा हो गए हैं, वो तो कोरोना फैलेगा। इस पर शरीयत क्या कहती है? किस हम शरीयत के तालिब इल्म के हैसियत से ये अर्ज करेंगे कि ये सब कुछ कोरोना को जो ना लोग मजाक समझ रहे हैं। ये वबा है, वबा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है कि वहाँ जो है इज्तिमा भी न हो, इख्तिलात भी न हो, लोग वहाँ जाए भी नहीं, वहाँ से बाहर भी न निकले। तो इस तरह की जो है ना जनाजों में शिरकत करना या उनके फिर कुल शरीफ में शिरकत करना, सोशल डिस्टेंस का ख्याल न रखना, ये सब जो है ना ये अपने आप को भी तबाह करना है और अपनी कौम को भी तबाह करना है, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाना है। तो इन नुकसानों से अल्लाह पाक ने जो है वो कुरान करीम या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक जुबान से लोग। अच्छा वली साहब, एक और चीज़ बताइएगा मुफ्ती साहब, ये जो वसीयत कर देते हैं ना, बहुत हजरात अक्सर ये जो है वसीयत कर देते हैं, अब इस बहरान में, इस वबा के अंदर उनका इंतकाल हो जाए और वो वसीयत है कि मुझे आबाई कब्रिस्तान में तदफीन मेरी होनी चाहिए, या और भी वसीयत के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? फैसल भाई, इसमें मसला ये है कि वसीयत जो है ना, मैयत की वसीयत हद तल मकदूर पूरी करना जरूरी है। लेकिन अगर वो किसी इज्तिमाई मसले से या कोई ग्लोबल मसले की वजह से या खानदान में किसी मसले की वजह से, या वो मालियात में इतनी बड़ी वसीयत कर रहा है कि वो उन लोगों के मालियात के सुल्स से यानी 1/3 से ज्यादा है, तो इस तरह की सूरत में उनके वो वसीयत कलादम शुमार होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती।
तो ये इस तरह के वबा की सूरत, एक तो वबा है और उसके ऊपर फिर ये है कि फ्लाइटें नहीं है, फिर ये है कि ये आदमी जहाँ पर भी इज्तिमाइयत होगी, इख्तिलात होगा, फिर वहाँ जो उसके और मुसाफिरीन है वो मुसाफिर के लिए जब सफर का बंदोबस्त करते हैं तो सफर की मुश्किल आसानी है, दीन में आसानी है, जहाँ तदफीन हो, जहाँ पे इंतकाल हो वहीं कर दें, वसीयत अगर कोई दी गई है तो कोई मजबूरी वाली मामला नहीं है, मतलब आसानी है तमाम चीज़ों में। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।